नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आप अंत तक ज़रूर देखना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इसका पहला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश डैश में एक स्तंभ पर था। तो दोस्तों, जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ थे अशोक का, उसके एक स्तंभ पे क्या था? कन्नौज, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा संभल, या डी सारनाथ। तो इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है? दोस्तों, इन चार ऑप्शन में सही आंसर है वो है डी सारनाथ। तो इसका आंसर होगा डी सारनाथ, फर्स्ट क्वेश्चन का। और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा 13वां। जो 13वां शिलालेख था वो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत जो थी की राजधानी कौन सी थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, इसके ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, या तौशली। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा तौशली। ये होगा हमारा आंसर। ये थी कलिंग की राजधानी। अब आगे बात करते हैं, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? दोस्तों, देवनाम प्रिय दिया जो नाम था, ये उपनाम था, अशोक का नाम था ये। तो इसका आंसर होगा बी, अशोक। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? दोस्तों, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, 10वां शिलालेख, या 13वां शिलालेख? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 13वां शिलालेख। जो 13वां शिलालेख था इनका, जो इनके कलिंग पर जो इन्होंने विजय प्राप्ति की थी उसका उल्लेख होता है इस शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? कौन सी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके ऑप्शन है सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शहबाजगढ़ी। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? इसके ऑप्शन है स्तंभ, दूसरा स्तूप, तीसरा चैत्य, ये चौथा बारादरी। दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा स्तंभ। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन है कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक, या कामरूप। तो इन सब में से जो इसका सही आंसर है वह है दोस्तों कामरूप। कामरूप जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? जो बृहद सांची सांची स्तूप है, सांची में जो स्तूप है वो किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, या मौर्य काल? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मौर्य काल। तो जो मौर्य काल में ही बृहद सांची स्तूप संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अशोक का राज्याभिषेक 255 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 274 ईसा पूर्व, या 28 ईसा पूर्व? तो इसका आंसर है बी, 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? दोस्तों, अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया? 99, 98, 96, या 92? दोस्तों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर है 99।
तो उस समय 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता पे काबिज हुआ अशोक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक को करमौली कहाँ लिखा गया है? अशोक को करमौली, अशोक को जो करमौली कहाँ लिखा गया है? पुराण में लिखा गया है, अभिलेख में लिखा गया है, दीपवंश में लिखा गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दीपवंश में। दोस्तों दीपवंश में लिखा गया है अशोक को करमौली लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं हमारा। पहले पढ़ लेते हैं कुछ प्रश्नों। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का असफल प्रयास किया। असफल प्रयास की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये किसने किया था? टी फ्रेंथेलर, जेम्स प्रिंसेप, या फिरोज शाह तुगलक, या इनमें से कोई नहीं? जो असफल प्रयास था वो था टी फ्रेंथेलर। जो सफल प्रयास था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, लेकिन असफल प्रयास किसने किया था? टी फ्रेंथेलर ने। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अब अशोक जी का धर्म, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अशोक जो है प्रारंभ में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, नाथ धर्म, किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों इसका आंसर शैव धर्म का अनुयायी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। तो शुरुआत में शैव धर्म का था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म उनको दीक्षा दी गई थी। तो दीक्षा किसने दी थी उनको? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपगुप्त, निग्रोध, या मोगलीपुत्तिस, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपगुप्त। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अशोक ने कहाँ कहाँ की धम्म यात्रा की? यहाँ पर धम्म यात्रा की बात हो रही है। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, या सभी जगह? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने जो है इन सभी जगह पे धम्म यात्रा की। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, तीनों जगह पे। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है? अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है त्रिपिटक, सिंहली अनुश्रुति, राहुलोवाद, या आगंतुर निकाय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, अपने धम्म की परिभाषा इसने ली थी राहुलोवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अशोक ने किस धर्म के लिए कार्य किया? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस धर्म के लिए कार्य किया? आजीवक, जैन, सिख, या ईसाई? इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आजीवक धर्म के लिए अशोक ने कार्य किया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अशोक के किस शिलालेख में उसकी धार्मिक यात्रा का वर्णन है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, या 8वें शिलालेख? दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है 10वें शिलालेख में। किस चीज़ का उल्लेख है? धार्मिक यात्रा का उल्लेख है। अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में मिलता है? दोस्तों कितने अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? 2, 6, 4, या 8? दोस्तों इसका सही उत्तर है 4। 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, और कलिंग? दोस्तों इसका आंसर भी आपको मतलब आप बता ही सकते हो। तो इसका आंसर है सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि, या पशु चिकित्सालय खोले? दोस्तों इसका जो आंसर है वह है देवनाम प्रिय की उपाधि। ये उपाधि सिर्फ शायद हिंदू धर्म की आस्था थी, बनी हुई थी, ये जो उपाधि मिली इनको ये उसको दर्शाती थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह, इनमें से किस जगह अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। जब अशोक का शासनकाल चल रहा था तो उस समय जब बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था?
ये आंसर बहुत ज़्यादा इजी है, अशोक ने किया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है शिलालेखों को लिखने के लिए? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो इसमें आंसर होगा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। अशोक के शिलालेखों को, जो शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह है प्राकृत भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख है अशोककालीन अभिलेख? कौन सा अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से, सहबाजगढ़ी। जो ये वाला हमारा जो अभिलेख है ये है खरोष्ठी लिपि में, सहबाजगढ़ी अभिलेख। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी? तो पत्थर का प्राचीनतम पूरा है तो यह प्राकृत भाषा होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है, किसने पढ़ा था? बोहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कॉर्डिंगटन? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, यही पहला सफल प्रयास कर पाए थे, पढ़ पाए थे अशोक के शिलालेखों को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अब यहाँ पर आती है ब्राह्मी लिपि की बात आती है, तो ब्राह्मी लिपि में भी आंसर वही है, जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्य तो जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है, तो अशोक का क्या नाम है? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? दोस्तों क्या नाम है जो उनके शिलालेखों में सामान्य तो अशोक का नाम प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है हमारा प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर पहला ऑप्शन देते हैं, कालसी, रुक्मिणीदेही, विशिष्ट, कलिंग राजाधीश या मास्की? तो किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यह है मास्की जो अभिलेख है उसमें मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दो अंतिम प्रश्न हैं। अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ स्थित है, जो रुक्मिणदेही स्तंभ कहाँ स्थित है, संबंधित है? तो रुक्मिणदेही स्तंभ जो है संबंधित किस चीज़ से है? तो यह है जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, प्रथम उपदेश से, शारीरिक त्याग से। इनमें से सही आंसर है बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुक्मिणदेही। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो दक्षिणी राज्य का बारे में पूछा गया है। चोल, पांड्या, सत्यपुक्त, सातवाहन? दोस्तों इनमें से सबसे फेमस जो दक्षिण का साम्राज्य था वो था चोल, तो इसका सही आंसर है चोल। इसका कोई भी उल्लेख हमारे अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो दोस्तों अशोक के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। ये सभी एमसीक्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस में आगे भी लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।